हेलो एवरीवन, वेलकम टू संभव लॉ। और आज हम लोग बात करेंगे बीके पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सेकंड के केस के बारे में, जिसके अंदर रिजर्वेशन के अंदर कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी रूल को कर्नाटका के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड डिक्लेयर किया था। इस केस के अंदर दोस्तों ये रिजर्वेशंस के ऊपर केस लॉस का दूसरा वीडियो है। जो पहला वीडियो था वो था जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए इस केस के बारे में बात करते हैं। इस केस के अंदर एक 2 जजेस बेंच थी, जिसके मेंबर्स थे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस यूयू ललित। और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के रिजर्वेशन एक्ट को वैलिड डिक्लेयर किया था, जिसने कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करा रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के लिए SC/ST कैंडिडेट्स के अंडर कर्नाटका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर जो समझने के लिए पहले हम लोग ये देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी रूल एग्जैक्टली होता क्या है। तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी रूल रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अलाउ करता है कि वो अपनी सीनियरिटी को रिटेन कर सके जनरल कैटेगरी के प्लेयर्स के ऊपर जो उनके साथ के बंदे हैं। अगर मान लीजिए एक रिजर्व कैटेगरी का बंदा है, उसको प्रमोट किया जाता है जनरल कैटेगरी के बंदे के पहले, क्योंकि रिजर्वेशन इन प्रमोशन वाली पॉलिसी इफेक्ट में है। तो जब सब्सिक्वेंट प्रमोशन होगा जनरल कैटेगरी के बंदे का, तो जो रिजर्व कैटेगरी का बंदा हो जिसका पहले ही प्रमोशन हो चुका है, वो अपनी सीनियरिटी को रिटेन करेगा। इन इफेक्ट जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी है वो कैचअप रूल को अंडू कर देता है, क्योंकि इसके अंडर जो कैचअप रूल था उसके अंडर जनरल कैटेगरी का जो बंदा था वो अपने जो सीनियरिटी थी उसको वो रखता था अपने पास रिजर्व कैंडिडेट के अगेंस्ट में। अब चलिए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक कैंडिडेट है जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है, जो कि अभी लेवल 3 पर है। उसके बाद दूसरा कैंडिडेट है बी, जो कि शेड्यूल कास्ट कोटा के अंडर आता है लेवल 3 के ऊपर। पर यहाँ पे जो ए है वो सीनियर है और बी जो है जूनियर है। बी इज जूनियर और ए इज सीनियर। अब होना क्या है कि लेवल 4 के लिए प्रमोशन डिसाइड होना है, किसको प्रमोट होना है। तो यहाँ पे फर्दर ये अज्यूम करते हैं कि रिजर्वेशन प्रमोशन जो पॉलिसी है वो इन इफेक्ट है, और जो बी है जो कि जूनियर है इस वक्त, उसको प्रमोट किया जाएगा लेवल 4 के ऊपर, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कम है। और इसीलिए अब जो है लेवल 4 पे जब बी प्रमोट होती है तो वो ए की सीनियर हो गई ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन अरोज होगा वो ये है कि जब अगर ए जो है उसको फर्दर किसी टाइम में जब उसको प्रमोशन मिलेगा लेवल 4 के ऊपर, तो क्या वो अपनी सीनियरिटी को रिटेन करेगी जो उसके पास लेवल 3 पे थी, या फिर जो बी होगा जो कि उसका प्रमोशन पहले हुआ था तो वो अपनी सीनियरिटी अब पाएगी और वो ए की सीनियर हो जाएगी। जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का रूल है उसके अकॉर्डिंग जो ए है वो अपनी सीनियरिटी को रिगेन नहीं करेगी, और जो बी है उसको कंसिडर किया जाएगा ए का सीनियर लेवल 4 के विदन में। लेकिन इसके पहले क्या था कि ए जो है वो सीनियर थी लेवल 3 पे बी के ऊपर। तो ये बेसिकली कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी होता क्या है ये है। अब समझते हैं इस केस के बैकग्राउंड को। तो इस केस के अंदर बीके पवित्रा फर्स्ट का जो जजमेंट था उसके अंडर एक रिजर्वेशन एक्ट 2002 था दोस्तों, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च 2017 को उन्होंने इनवैलिड डिक्लेयर करा। उसके लिए उन्होंने कहा कि वो कंपेलिंग एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। और उसके बाद उन्होंने स्टेट ऑफ कर्नाटका को 3 महीने का टाइम दिया फर्दर एक्शन लेने के लिए। कर्नाटका स्टेट ने फिर 3 महीने के अंदर रिजर्वेशन एक्ट 2018 को उन्होंने फोर्स में लाया, जो कि प्रिसीड करता था 2002 वाले एक्ट का, जिसका पूरा नाम ये है जो अब लिखा हुआ है स्क्रीन पे। अब चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीके पवित्रा जो पहला केस था उसके अंदर क्या हुआ था। तो जो रिजर्वेशन एक्ट 2002 था उसको चैलेंज किया गया था बीके पवित्रा फर्स्ट में, जो कि 2017 का केस है। और उसके अंदर हेल्ड ये किया गया कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जो एक्ट है 2002 का वो अल्ट्रा वायस है आर्टिकल 14 के और आर्टिकल 16 के, क्योंकि वो ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर पाया इन ग्राउंड्स को जो कि डिटरमाइन करेंगे इनएडिक्वेसी और प्रेजेंटेशन को, बैकवर्डनेस को और इम्पैक्ट ऑफ ओवरऑल एफिशिएंसी को, इन तीनों चीज़ें के जो कि इनैक्टमेंट ऑफ लॉ को प्रिसीड करने के पहले होना चाहिए था। इस चीज़ का जो एक्सरसाइज था वो मैंडेट किया गया था बाय द जजमेंट ऑफ एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2006 में आया था। और ये जो एक्ट था वो था 2002 का, इसलिए इसको बाद में इनवैलिडेट किया गया। यहाँ पे जो लेजिस्लेचर था कर्नाटका का, उसने उसके बाद जब उसको टाइम मिला तो उसने रिजर्वेशन एक्ट 2018 को यहाँ पे इनैक्ट करा, जिसके बाद कोर्ट ने जो है बीके पवित्रा को इनवैलिडेट किया था बीके पवित्रा फर्स्ट में। जो ग्रीवियांस थी पिटिशनर्स की, जब वो दोबारा बीके पवित्रा 2 में आए, उन्होंने ये कहा कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसने वर्चुअली 2002 के ही लेजिस्लेशन को
बिल्कुल उतार दिया है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी कर दिया है, और उन्होंने बिल्कुल भी उसके डिफेक्ट्स होते हैं जिसके लिए 3 महीने का टाइम दिया गया था उसको बिल्कुल क्योर नहीं किया है। जो कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट थी उसने रत्ना प्रभा कमेटी बनाई थी, जिसने की पूरी क्वांटिटेटिव रिपोर्ट बनाई, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि कैसे नागराज की तीनों कैटेगरीज जो क्राइटेरियाज हैं वो कैसे फुलफिल हो रही हैं। उसके अंदर उन्होंने करंट बैकवर्डनेस को पूरा जस्टिफाई करा SC/ST कैंडिडेट्स के। उसके बाद उन्होंने कैडर वाइज रिप्रेजेंटेशन को शो करा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर कैसे SC/ST कैंडिडेट्स की रिप्रेजेंटेशन कम है, और उसके बाद उन्होंने ये भी दिखाया कि कैसे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद उसके बेसिस के ऊपर कर्नाटका ने 2018 को रिजर्वेशन एक्ट था उसको उन्होंने पास किया था इस कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर। जो सेक्शन 3 था 2018 का वो प्रोवाइड करता था रिजर्वेशन प्रमोशन की पॉलिसी को, और जो सेक्शन 4 था वो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को वैलिडेट करता था बैक डेटेड टू 24 अप्रैल 1978। तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 वो इस चीज़ के थे रत्ना प्रभाकर कमेटी के बाद में। इसके अंदर जो इश्यूज थे BK पवित्रा सेकंड में, पहला इशू ये था कि क्या जो रिजर्वेशन एक्ट था 2018 का वो BK पवित्रा फर्स्ट में जो लेजिस्लेटिव ओवर रूलिंग थी क्या वो सही थी, क्या BK पवित्रा फर्स्ट में जो स्ट्राइक डाउन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी को, क्या 2018 के अंदर जो एक्ट आया है क्या उसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया, बिल्कुल कॉपी पेस्ट था क्या 2018 और 2002 वाला। जो दूसरा इशू था वो ये था कि क्या जो रिजर्वेशन एक्ट था 2018 का वो कंफॉर्मिटी में है नागराज जजमेंट और जरनैल सिंह जजमेंट जो कि 2017 का था। अब चलिए बात करते हैं इस केस के जजमेंट के बारे में। तो ये एक डिवीजन बेंच थी और इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपहेल्ड करा था रिजर्वेशन एक्ट 2018 को। उन्होंने कहा कि जो नागराज जजमेंट है उसके अंडर स्टेट को ये कंप्लिंग एविडेंस देने की ज़रूरत है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन कैसे काम करेगा। उन्होंने इन पर्टिकुलर बात करा कि इस 3 क्राइटेरिया को क्वांटिटेटिव आपको बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट करना है, जिसमें पहली है फर्दर बैकवर्डनेस, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन और मेंटेनेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। लेकिन जो जरनैल सिंह का जजमेंट आया 2017 में उसने फर्स्ट क्राइटेरिया जो था जिसमें कि फर्दर बैकवर्डनेस की बात आती है उसको उन्होंने रिमूव कर दिया, लेकिन उसके अंदर उन्होंने एक्सेप्शन डाला क्रीमी लेयर का, जिसमें कि हाई इनकम सब ग्रुप के जो बंदे हैं वो जो रिजर्वेशन है उसका फायदा नहीं अवेल कर सकते, वो चीज़ उन्होंने डाल दी फर्स्ट क्राइटेरिया के अंदर। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था उसके लिए कोर्ट ने ये कहा कि जो रिजर्वेशन एक्ट है 2018 का वो एक लेजिस्लेटिव ओवर रूलिंग नहीं है BK पवित्रा फर्स्ट की। जैसे चंद्रचूड़ ने कहा कि जो 2018 का एक्ट है उसको ऑन द बेसिस ऑफ BK पवित्रा 1 चेंज किया गया है बाय प्रोवाइडिंग डेटा, और उसके अंदर एक करेक्टिव लेजिस्लेशन जो यूज़ किया गया रत्ना प्रभा कमेटी के थ्रू लाते हुए वो कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल है। जो सेकेंड क्वेश्चन था उसके लिए कोर्ट ने उस डेटा को एनालाइज करा जो कि स्टेट के द्वारा प्रोवाइड किया गया था ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि बैकवर्डनेस कैसी है, कैसे इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है और कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी काम करती है। जैसे चंद्रचूड़ ने ये चीज़ क्लैरिफाई करी कि जो कोर्ट की पावर है जुडिशियल रिव्यू करने की वो लिमिटेड है, और ये जो ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि रिजर्वेशन की लीड है और वो किसी डोमेन के अंदर लाई करनी चाहिए, तो वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के डोमेन के अंदर है। वहाँ पर जुडिशरी जो है वो अपना रोल उतना अच्छे से प्ले अप नहीं कर सकती क्योंकि वो उनके डोमेन के अंदर था एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के। उन्होंने इस बात पर एम्फेसाइज करा कि कोर्ट केवल तभी लेजिस्लेशन को स्ट्राइक डाउन करेगी अगर रत्ना प्रभाकर कमेटी ने एक्सट्रेनुअस या फिर आर्बिट्ररी कंसिडरेशंस के ऊपर रिलाय करते हुए काम किया होता। कोर्ट ने फर्दर ये फाइंड करा कि जो डेटा सबमिटेड था वो एक्सेप्टेबल है और हेंस जो रिजर्वेशन एक्ट 2018 का वो वैलिड है। अब इसके चलिए कुछ डिटेल्स पे आते हैं। सबसे पहले कोर्ट ने बैकवर्डनेस या क्रीमी लेयर के टॉपिक को देखा। कोर्ट ने इसमें कहा कि जो डेटा था बैकवर्डनेस के लिए उसको उन लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जरनैल सिंह में बैकवर्डनेस वाले क्राइटेरिया को रिमूव कर दिया गया। हाउएवर उन्होंने ये कहा कि जरनैल सिंह के अंदर जो क्रीमी लेयर का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आया था उसको इंट्रोड्यूस करा गया। यहाँ पे कमिटी ने उस डाटा को कलेक्ट नहीं किया था, लेकिन तब भी नेवरदलेस उस चीज़ को उन्होंने अपहेल्ड करा क्योंकि उस टाइम पे जब वो लोग डेटा कलेक्ट करते तो जरनैल सिंह का जजमेंट आया नहीं था तो उनको पता नहीं था। उस चीज़ में भी उन्होंने कहा कि जो एक्ट है वो वैलिड है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये रीज़न दिया कि जो जरनैल सिंह है उसने क्रीमी लेयर प्रिंसिपल फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन को इंट्रोड्यूस करा, और वो इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी पे उस प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाए। स्पेसिफिकली उन्होंने हेल्ड करा कि जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी है वो एक कॉन्सिक्वेंस है रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का और उसका कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है। हेंस जो क्रीमी लेयर टेस्ट है वो तभी अप्लाई किया जाएगा जब रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात आती है, और जब सब्सिक्वेंटली हम लोग कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की बात करते हैं तो उसके ऊपर इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
अब जो दूसरा पॉइंट था वो था इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का। तो यहाँ पे जो कोर्ट थी उसने इस क्लेम को एक्सेप्ट करा कि जो इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है वो एग्जिस्ट करता है। जो कमेटी थी उसने ये पाया कि जो SC/ST एम्प्लॉयमेंट थी वो 10.65% कॉन्स्टिट्यूट और 2.92% रिस्पेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट करती है स्टेट के 31 डिपार्टमेंट्स के अंदर। फर्दर उन्होंने कैडर वाइज रिप्रेजेंटेशन देखा तो उन्होंने देखा कि 12%, 9.79% बी ग्रेड के अंदर, 12.74% सी ग्रेड के अंदर और 16.91% डी ग्रेड के अंदर चीज़ें आती हैं। और बाकी SC/ST कैंडिडेट्स के लिए भी उन्होंने पूरा डेटा दिया जो कि आपके स्क्रीन पर है। उन्होंने ये कहा कि जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये कंक्लूड किया जाता है कि जो इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन SC/ST कैंडिडेट्स का वो A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड सबके अंदर दिया हुआ है, वाइल जो D ग्रेड है उसके अंदर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है। बेसिकली रिपोर्ट ने कंक्लूड किया था। कोर्ट ने क्लैरिफाई करा कि जो रिजर्वेशन है वाया रिजर्वेशन एक्ट 2018 उसको अलाउ किया जाएगा SC/ST कैंडिडेट्स के लिए जब तक वो 15% और 3% रिस्पेक्टिवली जो है उसके अंदर आता है। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट टॉपिक में एफिशिएंसी की। कोर्ट ने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को देखा तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा कि जो कमेटी का क्लेम है कि कर्नाटका के अंदर हाई परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा वेरियस सेक्टर्स के अंदर रिजर्वेशन के थ्रू पब्लिक जॉब्स के लिए, उसके अंदर जो रिपोर्ट थी वो भले स्पेसिफिक्स में ना गई हो लेकिन उसने ये कंक्लूड करा कि जो इन्फ्रेंस है कि इसका ये कोई इन्फ्रेंस नहीं है कि जो रिजर्वेशन होगा, रिजर्वेशन प्रमोशन अगर वो SC/ST कैंडिडेट्स के फेवर में होता है तो फिर वो एफिशिएंसी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि भले पॉजिटिवली इम्पैक्ट ना करे लेकिन नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करेगा। फर्दर जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये इंट्रोड्यूस करा कि एक इंक्लूसिव डेफिनेशन होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की। उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 335 है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंडर डज नॉट डिफाइन व्हाट द फ्रेमर्स मेंट बाय द फ्रेज एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा ये है कि जो एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर ये डिफाइन नहीं करा कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो इसके अंदर जो एफिशिएंसी के टर्म्स है उसके अंदर उन्होंने कहा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात को उन्होंने कहा एक्सेप्ट की जाएगी कि बराबरी से जो रिजर्व कैटेगरी है और जो जनरल कैटेगरी है वो बराबर से रिप्रेजेंट हो, उस चीज़ को उनको अलाउ करना चाहिए जब तक वो नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करे एफिशिएंसी को। जस्टिस चंद्रचूड़ ने लेकिन इस चीज़ को क्रिटिसाइज करा कि जो एक प्रिडोमिनेंट मेरिट बेस्ड अप्रोच है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को मेंटेन करने का वो कहने के गलत है। उन्होंने ये कहा कि जो न्यूट्रल सिस्टम है स्टैंडर्डाइज टेस्ट का इस चीज़ को मास्क करने के लिए कि इनइक्वालिटीज़ है सोसाइटी में जो इस चीज़ को फेवर करती हैं कि जो प्रिविलेज कैंडिडेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने फिर मार्क ग्लैंटर के एक उसके ऊपर उन्होंने रेफ़र करा स्कॉलर को और उन्होंने कहा कि जो स्टैंडर्डाइज एग्ज़ाम होता है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर, सोशल कल्चरल रिसोर्सेज और इंडिविजुअल के हार्डवर्क के ऊपर बेस्ड होता है। और उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि जो पहले दो स्ट्रक्चरल कंडीशंस हैं वो किसी भी इंडिविजुअल के कंट्रोल के बियॉन्ड है। उन्होंने ये हेल्ड करा कि जो कंडीशंस हैं मतलब उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि वो हो सके। उसके बाद उन्होंने फर्दर ये कहा कि जो डेफिनेशन है एफिशिएंसी की अमर्त्य सेन को साइट करते हुए उन्होंने कहा कि जो मेरिट है उसको मेजर करना चाहिए ऑन सोसाइटल गुड। हेंस उन्होंने कहा कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है ना केवल उसको यहाँ पे जगह मिलनी चाहिए पर जो मोर टैलेंटेड है उसको भी वहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्ड है SC/ST कैंडिडेट्स को अपलिफ्ट करने का उसको जो है बेसिकली फुलफिल करना चाहिए। इस चीज़ को ज़्यादा मतलब ना देखे कि टैलेंटेड या फिर मेरिटोरियस है तो उसको प्रमोशन जल्दी मिले। उन्होंने फर्दर ये कंक्लूड करा कि जो रिप्रेजेंटेटिव नोशन ऑफ एफिशिएंसी है वो कॉन्ग्रुएंट है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के पॉलिसी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में प्लीज़ इस वीडियो को सर्कुलेट करिए और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।